नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी विज्ञान पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड नंबर 11 लेके आए हैं इस सीरीज का, और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम अध्याय 6 से जैव प्रक्रम का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके बाद आपका कल पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी यहाँ पर आपके परीक्षा दृष्टि से बने हैं। कल आपने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न देखे थे, आज हम वहाँ से तो कंटिन्यू करेंगे ही कुछ प्रश्नों को, और उसके पश्चात हम मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी कुछ प्रश्नों को महत्वपूर्ण देखेंगे। लगभग 30 प्रश्न आज यहाँ पर होंगे आपकी क्लास में, तो आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और साथ में आप प्रश्नों के जो उत्तर है वो कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला प्रश्न आपके सामने है, स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं? वर्षा जल से, पौधों में पत्तों में उपस्थित स्टार्च से, जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल हमने 20 प्रश्न देखे थे, आज 20 के बाद आज 21वां प्रश्न है, कल की ही क्लास का है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से स्थलीय पौधे को जल प्राप्ति होती है, और उस जल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। 21 प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, डैश से चूषण अभिकर्षण बल के कारण जल पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो जो बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं उनमें जल कैसे पहुंचता है ऊपर की ऊंचाई तक? वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज्ड बाई। तो यहाँ पर किस प्रक्रिया के द्वारा होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है अवशोषण एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन जिसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के कारण ही सक्शन पुल जनरेट होता है, जिसके कारण जो जल है वो अधिक ऊंचाई तक वृक्षों में पहुंच पाता है। तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में उपस्थित होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन में पाया जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन हमेशा कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित नहीं होगा। तो प्रोटीन में उपस्थित होता है नाइट्रोजन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? Mn का मतलब है मैंगनीज, Fe का मतलब है आयरन, Mg का मतलब है मैग्नीशियम। क्या राइट आंसर होगा? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मैग्नीशियम। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वह तत्व है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? कार्बनिक नाइट्रेट के रूप में, अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में। तो इस टॉपिक के बारे में हमने पहले भी बहुत बार आपसे चर्चा की है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? तो आंसर है अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइट। नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3-, नाइट्राइट का फार्मूला होता है NO2-। तो ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइट के रूप में पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है। तो किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है? अकार्बनिक नाइट्रेट व नाइट्राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं या नाइट्रिफिकेशन कर सकते हैं? स्यूडोमोनास, राइजोबियम, शैवाल जिसको एल्गी बोलते हैं। तो क्या आंसर होगा 26 नंबर प्रश्न का? तो स्यूडोमोनास की अगर हम बात करें तो स्यूडोमोनास जो होते हैं ये डीनाइट्रिफिकेशन में योगदान देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में या डीनाइट्रीकरण में योगदान देते हैं। तो ये आपका आंसर होगा नहीं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो उल्टा प्रक्रिया होता है, विपरीत प्रक्रिया होती है जिसको हम डीनाइट्रीकरण बोलते हैं। स्यूडोमोनास डीनाइट्रीकरण करते हैं। डीनाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रेट को जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस से बदलना, तो ये काम करता है स्यूडोमोनास। राइजोबियम की बात करें तो ये आपके प्रश्न का राइट आंसर है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम वह जीवाणु है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। शैवाल में अगर हम बात करेंगे तो शैवाल सामान्यता नहीं करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर नीलहरित शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जाने जाते हैं।
तो इस प्रश्न का आंसर सी नहीं माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, केवल और केवल बी आंसर होगा। शैवाल में एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन अपवाद क्या है, नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए भी जाने जाते हैं। नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जाने जाते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और साथ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कर सकते हैं नीलहरित शैवाल। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। और राइजोबियम कमेंट कीजिएगा किस प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं फलीदार पौधों में। तो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जिसको हम लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। और साथ में फलीदार जो पौधे होते हैं उनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, जैसे हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसे ही फलीदार पौधों में लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग लगा दीजिए लेगुमिनस के लिए, तो लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है फलीदार पौधों में या लेगुमिनस प्लांट्स में। ये भी आपका सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हाइड्रा एवं प्लेनेरिया, ऑप्शन बी है कवक एवं जीवाणु, ऑप्शन सी है फफूंदी, ईस्ट और मशरूम। तो अगर हम बात करें तो कुछ प्रकार के कवक होते हैं जो कि भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं। जो इसके उदाहरण है वो है फफूंदी, जो कि ब्रेड पर लगता है। ब्रेड आपने देखा है, तो ब्रेड पे जो फफूंदी लगता है या जो कवक लगता है जिसको हम फफूंदी कहते हैं। ईस्ट और मशरूम, तो फफूंदी, ईस्ट और मशरूम उदाहरण है ऐसे जीव के जो कि भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर 27 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पोषण युक्ति अमरबेल, अमरबेल के बारे में हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि। तो फीता कृमि को हम टेप वार्म कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीता कृमि सरीखे जीव जो होते हैं, इनके द्वारा कौन सी पोषण विधि प्रयुक्त की जाती है। क्या सहजीवी पोषण विधि प्रयुक्त की जाती है, क्या सहभोजिता कमेंसलिज्म प्रयुक्त की जाती है, ये आपको पढ़ाया गया है ईबीएस में भी। परजीविता, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक पोषण युक्ति की जाती है। तो अमरबेल का हमने आपको पढ़ाया है, बताया है, तो वहीं से आप आंसर पकड़ सकते हैं कि दिए गए उदाहरण यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं किसके हैं, तो परजीविता के हैं, यानी परजीवी पोषण युक्ति के उदाहरण है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के उदाहरण है। तो 28वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, परजीविता। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमीबा अपना भोजन डैश की क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर प्रक्रिया है, प्रक्रिया का नाम आपको बताना है। तो अमीबा अपना भोजन किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, इंडोसाइटोसिस के माध्यम से या एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से। तो अमीबा के केस में अगर हम देखते हैं तो अमीबा के केस में कुछ अलग तरीके से भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा अपना भोजन इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया से करता है। और इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती क्या है, तो यहाँ पर आप जो है देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया गया है इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया भी यहाँ पर आपको दर्शाई गई है एनसीईआरटी में। तो इंडोसाइटोसिस में होता क्या है यहाँ पर, तो इंडोसाइटोसिस में पादाब या कूटपाद होते हैं और चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं अमीबा। तो अमीबा ये अपने आप से बन जाते हैं, अमीबा ये बनाने में सक्षम होते हैं। और अमीबा जब चलता है तो कुछ इस प्रकार से पादाब भी जनरेट करता है और ये पादाब जो होते हैं इनके माध्यम से चल पाते हैं अमीबा। और ये जो पादाब होते हैं खाने पीने का जो आइटम होता है उसको ये ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। बंद करके फिर यहाँ पर जो है खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है और इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है, जिस प्रकार से पोषण अमीबा यहाँ पर प्राप्त कर रहा है, इसी प्रक्रिया को हम इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंडोसाइटोसिस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहित करता है या अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि जो पादाब होते हैं तो पादाब का काम क्या होता है, पादाब का काम क्या होता है, तो पादाब का काम होता है भोजन को पकड़ना। तो भोजन, मान लीजिए भोजन है तो पादाब जो है मूव करेंगे फिर इसको कैप्चर कर लेंगे और फिर यहाँ से बंद कर लेंगे। जब बंद कर लेंगे तो यहाँ पर खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा, फिर खाद्य रिक्तिका को अंदर की तरफ कर लेंगे। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से पकड़ता है, तो यहाँ पर पूछा गया। तो जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया या पादाब, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पादाब को हम कूटपाद भी कहते हैं, कूटपाद भी कहते हैं।
तो पादाब या स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहित करता है, यानी पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से पकड़ता है? आंसर हो जाएगा पादाब या स्यूडोपोडिया। यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हैं, पादाब एवं कूटपाद का चित्र दिया गया है। तो पादाब एवं कूटपाद के माध्यम से एक खाद्य कण है और खाद्य कण को कैप्चर कर रहा है अमीबा, और इसीलिए हम जो है ये जो पोर्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, इसी को हम पादाब बोलते हैं। इनको हम कूटपाद भी कहते हैं, इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं, झूठे पैर कह लीजिए, यानी कि असल में नहीं होते लेकिन ये खाना पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। और आपको मालूम है कि अमीबा कोई भी शेप ले सकता है, कोई भी शेप धारण कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पादाब स्यूडोपोडिया। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से, यानी अस्थायी नहीं होता है, जब जरूरत पड़ती है तो ये प्रवर्ध बना लेते हैं, इससे भोजन ग्रहण करता है। यह प्रबंधन भोजन के कड़ों को घेर लेते हैं, यहाँ प्रवर्ध होगा, ये प्रवर्ध भोजन के कड़ों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, या अमीबा में किसके अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है? दोनों ही सवाल आपसे पूछे जाएं तो यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है, या अमीबा में किसके अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है। तो खाद्य रसधानी, जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, और इसी को हम खाद्य रिक्तिका भी कहते हैं। तो आपसे कुछ भी नाम हो, एक ही है तीनों, तो चाहे आपसे खाद्य रिक्तिका पूछे, चाहे खाद्य रसधानी पूछे, या फूड वैक्यूल, इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश एक ही है सभी का। तो दूसरा है कूटपाद, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं या पादाब कहते हैं। तीसरा पच्छाद, जिसको हम सीलिया कहते हैं। तो अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो ये आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है, टीआरई 2 में 6 to 8 में। खाद्य रसधानी या खाद्य रिक्तिका, खाद्य रसधानी या खाद्य रिक्तिका में होता है। तो खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, इसी में अमीबा में भोजन का पाचन होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम एक कोशिक जीव है। जैसे कि हमने देखा कि अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, वैसे ही पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भोजन भी एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा अपना जो है स्यूडोपोडिया के माध्यम से खाना पकड़ता है, लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। तो पैरामीशियम में एक ही स्थान से जो है विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण किया जाता है। अब भोजन इस स्थान तक निम्नलिखित में से किसकी गति के द्वारा पहुंचेगा, ये आपसे पूछा गया है, जो कि कोशिका को पूरी तरीके से ढके होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पैरामीशियम के केस में भोजन को किसकी गति के द्वारा पहुँचाया जाता है, जो कोशिका को पूरी सतह को ढके होते हैं। पादाब स्यूडोपोडिया, जैसे कि अमीबा में होता है, केंद्रक न्यूक्लियस पच्छाब, जिसको हम सीलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम की अगर बात करें तो पैरामीशियम में पच्छाब पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। पच्छाब को पछमाभ भी कई बार बोला जाता है। तो पच्छाब आपका एनसीईआरटी में दिया गया, कई बार आप पछमाभ भी यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में सीलिया कहते हैं। और पैरामीशियम जो है सीलिया या पछमाभ के द्वारा भोजन को प्राप्त करता है, और सीलिया या पच्छाब की गति के द्वारा जो भोजन होता है वो पैरामीशियम में विशिष्ट स्थान पर पहुंचता है, जहां से पैरामीशियम भोजन को ग्रहण करता है। तो पच्छाब सीलिया याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? तो अमीबा और पैरामीशियम स्वपोषी जीव हैं, जैसे कि हरे पौधे होते हैं। विषमपोषी जीव हैं, परजीवी हैं। क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो आसान प्रश्न है। तो अमीबा और पैरामीशियम चूंकि भोजन ग्रहण करते हैं दूसरे से, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, विषमपोषी जीव हो जाएंगे। आसान प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? ये भी आपका टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। तो पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कहाँ पर होता है? तो आंसर है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो यह भी सवाल आपका टीआरई 2 में 6 to 8 साइंस में पूछा गया है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप इज नोन एज। तो फूड पाइप, जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होता है फूड पाइप के वॉल का, भोजन नली की दीवार का, और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उस संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो क्या आंसर होगा 35 नंबर प्रश्न का? तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ऑप्शन में आपको हिंदी में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही दिया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में आपको कई बार हिंदी नहीं दिया जाता, अंग्रेजी ही दिया जाता है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अंग्रेजी के जो शब्द है वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जो मंड जटिल अणु को, यानी कि जो कि स्टार्च होता है, स्टार्च को या मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। तो क्या आंसर होगा? प्रोटियाज होगा, सेलेब्री एमाइलेज होगा, पेप्सिन होगा। तो कौन सा एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है? तो एक ही एंजाइम है, वो है सेलेब्री एमाइलेज, और इसका काम क्या है? मंड जटिल अणु को शर्करा में परिवर्तित कर देना या खंडित कर देना। तो पाचन की सबसे पहली प्रक्रिया सेलेब्री एमाइलेज स्टार्ट करता है हमारे मुख में, जिसमें वो मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यहाँ पर बताना है मुख गुहा, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, अपेंडिक्स, यहाँ पर अपेंडिक्स कर लीजिएगा, ग्रसिका, ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। और ये फूड पाइप ही है जिसके माध्यम से भोजन या फूड आता है। तो आंसर आपका ग्रसिका हो जाएगा, ओसोफेगस, इसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो मुख से आमाशय तक भोजन फूड पाइप, ग्रसिका या ओसोफेगस के माध्यम से जाता है। अगला प्रश्न है, आमाशय स्टोमक की भित्ति में उपस्थित कौन से ग्रंथि के द्वारा पाचन कार्य संपन्न किए जाते हैं? तो हमारे स्टोमक में, आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा पाचन कार्य संपन्न किए जाते हैं, डाइजेस्टिव जो फंक्शन होते हैं वो किए जाते हैं? जठर ग्रंथि, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, यकृत, लीवर, लैक्रिमल। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो 38 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बोलते हैं। जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, ये भी आपको मालूम है। तो इस प्रकार से आमाशय में जठर ग्रंथि से जठर रस, और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा निम्नलिखित में से किसका श्रावण सिक्रीशन किया जाता है? तो आपको बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है, पेप्सिन का किया जाता है, श्लेष्मा जिसको म्यूकस कहा जाता है। किसका जठर ग्रंथियों के द्वारा श्रावण किया जाता है? तो 39 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा कि जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी सिक्रीशन करते हैं, पेप्सिन का भी सिक्रीशन करते हैं, श्लेष्मा का भी सिक्रीशन करते हैं, तीनों का सिक्रीशन करते हैं, तीनों का श्रावण करते हैं। और किस लिए करते हैं? तो भोजन के पाचन को स्टार्ट करने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो स्टोमक एमाशय में पाया जाता है? तो आमाशय में या स्टोमक में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन है क्या, पेप्सिन है क्या, एमाइलेज है क्या, एक से अधिक है क्या? क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो अगर हम बात करें कौन सा आमाशय प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यानी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, और साथ में कंडीशन है कि आमाशय में पाया जाता हो, तो ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन तो आमाशय में पाया नहीं जाता है, पेप्सिन ही आपका यहाँ पर एकमात्र आंसर है। तो पेप्सिन आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है और स्टोमक में या आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। एमाइलेज आपने देख लिया, हमारे मुख में पाया जाता है लार के साथ में। फिर अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों के द्वारा श्लेष्मा भी स्रावित किया जाता है, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। निम्नलिखित में से श्लेष्मा या म्यूकस का कार्य क्या होता है? तो श्लेष्मा जो बनता है उसका कार्य क्या होता है? यकृत से रस निकालने में सहायता करता है, सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल की क्रिया से बचाता है, भोजन पचाते समय आमाशय का आकार बढ़ाता है। क्या आंसर होगा 41 नंबर प्रश्न का? तो जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियों के द्वारा हमने देखा क्या क्या स्रावित किया जाता है? तो जठर ग्रंथि के द्वारा आपने देखा HCl, साथ में पेप्सिन और साथ में म्यूकस, तीन चीज़ें स्रावित की जाती हैं। अब जो HCl है अम्लीय माध्यम है, और इस अम्लीय माध्यम से HCl से आमाशय के आंतरिक स्तर को बचाने के लिए जो है बात करें तो यहाँ पर कार्य होता है म्यूकस का या श्लेष्मा का। तो श्लेष्मा का कार्य क्या होता है? यानी जो अम्ल बनता है, HCl बनता है, उससे आमाशय का जो आंतरिक स्तर है उसको सुरक्षा देना। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आमाशय में, स्टोमक में अम्लीय माध्यम कौन बनाएगा जो कि जिसके कारण से पेप्सिन एंजाइम अपनी क्रिया
कर पाता है? तो पेप्सिन एंजाइम को अम्लीय माध्यम में ही काम करता है, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही कार्य कर पाता है, और उस अम्लीय माध्यम को बनाता कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। और यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यह जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है, जो पूरा माध्यम होता है उसको अम्लीय बना देता है, और अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन एंजाइम काम कर पाता है। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है, या पित्त रस जिसको हम बाइल जूस कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है, या पित्त रस कहाँ का निर्माण कहाँ होता है, या बनता कहाँ पर है? तो आंसर है यहाँ पर पहला अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत लीवर, ऑप्शन सी है आहार नाल एलिमेंट्री कनाल। तो यहाँ पर पित्त रस की बात करें तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो पित्त रस जो बनता है वो बनता है यकृत में या लीवर में। तो ध्यान रखिएगा, यकृत या लीवर में पित्त रस बनता है, या पित्त रस का निर्माण होता है, या पित्त रस स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में पित्त का या पित्त रस का या बाइल जूस का भंडारण होता है? तो पित्त रस हमने देखा कहाँ बनता है, तो पित्त रस बनता है या पित्त बनता है यकृत में, लेकिन पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है, भंडारण कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? पित्त नली में, बाइल डक्ट में, अग्नाशय में, या पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय, गाल ब्लैडर। तो ध्यान रखिएगा, पित्त रस जो है उसका भंडारण कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में होता है, नाम से आप समझ सकते हैं, गाल ब्लैडर में। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में मौजूद पथरी, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या घर में भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, बहुत कॉमन है आज के डेट में। तो पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है, आपको मालूम है। तो गाल ब्लैडर में जो स्टोन आ जाता है, पथरी जिसको हम बोलते हैं, वो किसके पाचन को प्रभावित करता है? प्रोटीन के पाचन को, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को, वसा फैट के पाचन को, किसके पाचन को प्रभावित करता है जो पथरी आता है पित्ताशय में? तो आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर 45 का हो जाएगा, सी वसा फैट। तो ध्यान रखिएगा, वसा या फैट का जो पाचन है उसको प्रभावित करता है, जो पित्ताशय में पथरी आ जाता है, और इस पथरी को निकालना आवश्यक होता है। कई बार समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो पित्ताशय को ही रिमूव कर दिया जाता है, गाल ब्लैडर को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में भी जो पेशेंट होते हैं उनको मतलब वसा या फैट जैसे जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो वसा या फैट का जो पाचन वो प्रभावित होता है पित्ताशय में मौजूद पथरी के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो आहार नाल एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? बृहतांत्र है, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, अमाशय स्टोमक, क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम बात करें तो सबसे लंबा भाग कौन सा है आहार नाल का? तो आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत्र, जो कि नाम में तो छोटा है लेकिन लेंथ में सबसे बड़ा है। कितना होता है? तो 7.5 मीटर। तो ध्यान रखिएगा 7.5 मीटर लंबाई होती है क्षुद्रांत्र की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। तो मानव की अगर बात करें तो मानव में 7.5 मीटर माना जाता है। तो क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। अगला प्रश्न है, अमाशय से भोजन जब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है तब यह किस पेशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अमाशय से भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो यह किस पेशी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? अवरोधनी पेशी के द्वारा, स्पिंक्टर मसल्स के द्वारा, गुदा अवरोधनी एनाल स्पिंक्टर के द्वारा, कार्डियक पेशी कार्डियक मसल्स के द्वारा। तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अमाशय से भोजन जब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है तो वहाँ पर अवरोधनी पेशी होती हैं, स्पिंक्टर मसल्स होते हैं, और इसी अवरोधनी पेशी या स्पिंक्टर मसल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जब भी अमाशय से भोजन जब क्षुद्रांत में प्रवेश करेगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? अवरोधनी पेशी स्पिंक्टर मसल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव को लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है? बाघ जैसे मांसाहारी को, घास खाने वाले शाकाहारी को, या हमारे जैसे सर्वाहारी को? किसको लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है? यानी यहाँ पर आपको तुलनात्मक रूप से पूछा गया है कि तुलनात्मक रूप से लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता किसको पड़ेगी? तो राइट आंसर यहाँ पर है घास खाने वाले शाकाहारी। ध्यान रखिएगा, जो घास खाने वाले शाकाहारी होते हैं जैसे कि घोड़ा है, तो घोड़े का जो क्षुद्रांत्र होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसकी लेंथ लगभग 22 मीटर के आसपास होती है। सोचिए, हम लोग मतलब मानव से 3 गुना लंबा। तो यहाँ पर घोड़ा जो होता है 22 मीटर इसका जो है लंबा क्षुद्रांत होता है। बाघ जैसे जो मांसाहारी होते हैं इनका मात्र 3 से 4 फीट होता है। इतना मतलब देख सकते हैं कि 3 से 4 फीट महज। तो यहाँ पर छोटे जो क्षुद्रांत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बाघ जैसे मांसाहारी में। घास खाने वाले शाकाहारी में लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए और किस लिए होता है लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए। तो घास खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं उनको सेलुलोज पचाना होता है। सेलुलोज को मानव पचा नहीं सकता, इस वजह से तो सेलुलोज को पचाने में घास खाने वाले शाकाहारी सक्षम होते हैं और इसके लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है। इसके मुकाबले मांस का पाचन सरल है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है, 3 से 4 फीट बस। वहीं घोड़े का हमने देखा कितना होता है, लगभग 22 मीटर के आसपास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है? तो यहाँ पे आपको बताना है एलिमेंट्री कनाल का कौन सा भाग है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचक का मतलब है कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का? बृहदान्त्र में, लार्ज इंटेस्टाइन में, अग्नाशय पैनक्रियास में, क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या आंसर होगा 49 नंबर प्रश्न का? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही संपूर्ण पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण करता है और उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? तो पेप्सिन आपने देखा है, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? स्टोमक में पाया जाता है। ट्रिप्सिन या रेनिन, क्या होगा आंसर यहाँ पर? तो आंसर यहाँ पर है ट्रिप्सिन। तो ध्यान रखिएगा अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्रावण करता है और उसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है जो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। और ट्रिप्सिन ध्यान रखिएगा प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन करता है हमारे शरीर में वो ट्रिप्सिन ही करता है। तो ध्यान रखिएगा पेप्सिन तो स्टार्ट करता है प्रक्रिया, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया संपूर्ण करता है वो ट्रिप्सिन करता है। तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो ध्यान रखिएगा पेप्सिन पाया जाता है स्टोमक में, ट्रिप्सिन पाया जाता है अग्नाशय में, यही फर्क है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्नाशयिक रस में इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो अग्नाशयिक रस में पैनक्रियाटिक जूस में इमल्सीकृत जो वसा होता है, फैट होता है, उसका पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है उपस्थित? लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, एमाइलेज होता है। तो 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो इमल्सीकृत फैट का या इमल्सीफाइड फैट या इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है अग्नाशयिक रस में, पैनक्रियाटिक जूस में। अगला प्रश्न है क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है। तो बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड होता है जो कि आंतरस स्रावित करती है। इंटेस्टाइनल, आंतरस का मतलब है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें इंटेस्टाइनल जूस भी निकलता है ग्रंथियों के माध्यम से, और इसमें उपस्थित एंजाइम और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है आंतरस जिसको बोलते हैं, आंतरस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर देते हैं? तो प्रोटीन का पाचन हमने अभी देखा है कि क्षुद्रांत में प्रोटीन का संपूर्ण पाचन होगा, तो अंततः प्रोटीन को किस में तोड़ा जाएगा या किस में परिवर्तित किया जाएगा? ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में, अमीनो अम्ल में। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, पाचन में अंततः प्रोटीन टूटता है, किस में टूटता है अंततः? तो अंततः अमीनो अम्ल में टूटता है। तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है जो एंजाइम्स पाए जाते हैं आंतरस में। इसके अलावा बात करें तो प्रोटीन तो अमीनो अम्ल में टूटता है अंततः, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटते हैं। याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से वसा या फैट जो होते हैं ये वसा अम्ल या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ध्यान रखिएगा वसा अम्ल होते हैं वो वसा जो होते हैं वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, या फिर फैटी एसिड इंग्लिश में बोले तो, और ग्लिसरॉल में। तो वसा या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों में टूटते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है अंततः। और कहाँ पर टूटता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर तीनों की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया है समाप्त होती है। अगला प्रश्न है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो जो ऑब्जॉर्प्शन का जो रेट है, सरफेस एरिया है, बढ़ा देते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं। ऐसे प्रवर्ध को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, पछमाभ, बिली, दीर्घरोम कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। क्या आंसर होगा 53 नंबर प्रश्न का? तो 53 नंबर प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिली। बिली या दीर्घरोम जो होता है इसका काम होता है अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देना। तो ये क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बिली जो होते हैं ये बृहदान्त्र में भी पाए जाते हैं, बड़ी आंत्र में भी पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। तो अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं बिली या दीर्घरोम, और इनका काम होता है अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
बृहदान्त्र के बारे में सत्य कथन क्या है? बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो जो क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत से बृहदान्त्र में चला जाता है जो बिना पचा हुआ भोजन होता है। बृहदान्त्र में अधिसंख्य दीर्घरोम पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो बृहदान्त्र में अधिसंख्य मात्रा में दीर्घरोम पाए जाते हैं, बिली पाए जाते हैं, और जो कि पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं। फिर है इस वृज्य पदार्थ से बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। 3 ऑप्शन हैं आपके सामने। वृज्य पदार्थ का, यहाँ पे का कर लीजिएगा, का बहिक्षेपण जो होता है यानी वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं वो जो बाहर निकलते हैं तो उनको गुदा अवरोधनी एनाल स्पिंक्टर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बृहदान्त्र के बारे में यहाँ पर सत्य कथन बताने हैं। तो बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेजा जाता है, ये बात सही है। बृहदान्त्र में अधिसंख्य दीर्घरोम पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो जल के अवशोषण के लिए भी बृहदान्त्र में प्रक्रिया होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सही पॉइंट है। और जो यहाँ पर बात करें गुदा अवरोधनी पाया कहाँ जाते हैं? तो बृहदान्त्र के अंत में। तो ध्यान रखिएगा बृहदान्त्र के अंत में पाया जाता है गुदा अवरोधनी। इसका काम होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर करने के लिए इसको जो है जो भी प्रक्रिया है जैसे भी है तो उसको नियंत्रण करता है गुदा अवरोधनी एनाल स्पिंक्टर। तो यहाँ पर बृहदान्त्र के बारे में सत्य कथन यहाँ पर लगभग सभी हो जाएंगे। तो एक से अधिक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 में। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं आज के। आखिरी प्रश्न है जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? आपको जो है पहले की क्लासेस में हमने ये क्वेश्चन पहले भी कराया है, देखते हैं आपको याद है कि भूल गए। तो जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जठर रस में HCl पाया जाता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2, 1.2, 3.4। तो क्या राइट आंसर होगा? तो जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है, जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। तो ध्यान रखिएगा। और ये किसके वजह से होता है? तो HCl के वजह से होता है। आज के जो प्रश्न समाप्त होते हैं, कमेंट कीजिएगा आज की क्लास और प्रश्न आपको कैसे लगे। कल आपका इस अध्याय का अंतिम जो पार्ट है वो पार्ट 3 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि अभी तक आपको लगभग 55 प्रश्न कराए गए हैं। और ये जो प्रश्न है सभी के सभी प्रश्न NCERT पर आधारित है, कहीं अलग से प्रश्न आपको नहीं दिए गए हैं। तो आप इससे NCERT का जो महत्व समझ सकते हैं कि कितना आपकी सफलता के लिए, आपके सक्सेसफुल होने के लिए कितना आवश्यक है। क्या आपने इस तरीके से कभी TRE 3 के दौरान जो आपसे गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, क्या कभी आपने इस तरीके से पढ़ाई किया, रिवीजन किया? तो आपके पास खुद इस चीज़ का जवाब होगा कि आपने शायद यही मिस्टेक्स की। आपने NCERT पर भरोसा नहीं किया, आपने SCERT पर भरोसा नहीं किया जहां आपको करना चाहिए था। और बहुत सारी किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में आप उलझ के रह जाते हैं जिससे आपको एक्चुअली में फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आपके लिए NCERT आधारित प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए हम चला रहे हैं जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा हो एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।